तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी जो सारी प्रॉब्लम्स है और क्या कैसे क्यों होता है, मैंने ये कल बखूबी आपको बताया, ठीक है ना, इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज बस लिखने वाला काम है, थ्योरी है, समझाने वाला काम हो गया, फिर भी समझाते हुए चलूंगा। तो देखिए मोज़ले लॉ, तो according to Moseley law, we can calculate the nuclear charge on each nucleus of the element या एलिमेंट्स, मतलब जितने भी अकॉर्डिंग टू मोज़ले लॉ वी कैन कैलकुलेट द न्यूक्लियर चार्ज ऑन ईच न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स के ईच न्यूक्लियस पे, या ऐसे लिख दो न्यूक्लियस ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन न्यूक्लियस ऑफ ईच एलिमेंट्स, on nucleus of each element in the periodic table एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट है सभी के न्यूक्लियस का हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उसे पता कर सकते हैं, यानी कि विल बी इक्वल टू प्लस माइनस जेड डी, ठीक है ना। तो केवल प्लस जेड ई लिखे, तो यहां से हम न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे बच्चों, हमको ईच एटम का क्या मिल जाएगा, हमको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मिल जाएगा और क्या करेंगे हम, ई का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और न्यूक्लियर चार्ज हमको मिलता जाएगा। ठीक, इतनी बात होगी, आप प्रॉपर लिखते जाए। अब मोज़ले ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। मोज़ले ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ किसके किसके बीच था, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? ये उन्होंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी या स्क्वायर रूट ऑफ 1/λ, इधर हमारा क्या था, जेड था, ठीक है ना। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये के अल्फा लाइन का ग्राफ था, ईच एटम का, ईच एलिमेंट का के अल्फा लाइन जो एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक द्वारा स्टडी किया गया था वो था, और ऐसे ही के बीटा लाइन, क्या है ये, के बीटा लाइन, ठीक है ना। तो ये उन्होंने निकाला। तो आगे देखें, तो यहां से जब उन्होंने क्या किया था, यहां से स्लोप निकाला था, यहां से स्लोप निकाला था, ये स्लोप बताइए, यक्स है तो ये जेड है तो जेड होगा, ये वाई है तो फ्रीक्वेंसी होगा। यहां जब स्लोप निकाला था तो कितना, tan थीटा, कोई भी ले लीजिए एंगल, tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब जानते हैं कि वाई बाई एक्स होता है, मतलब न्यू रूट में न्यू बाई जेड हो जाएगा।
PBP जानते हैं ना, HHB, तो ये टैन के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अगर ये थीटा हम क्या ये थीटा ले लें तो हो जाएगा ना। तो बताइए अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी फिक्स है भाई। ये मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है, इसका जेट तो यही ना होगा, उस जेट के लिए फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होगी वही, ठीक है ना। तो बताइए ये कांस्टेंट पूरा कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, पूरा कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू रूट में म्यू बाई जेड हो जाएगा। सर आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो इससे पहले बोलना चाहिए था ना। तो मोजले लॉ में देखिए ये क्या है, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना। ग्राफ प्लॉट किया, ये के अल्फा लाइन, ये के बीटा लाइन का, यहाँ का मैंने स्लोप निकाला तो देखा ये कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इस स्लोप पर कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, स्लोप निकालो, ईच पॉइंट पर हर जगह सेम आएगा। यानी किसी भी एलिमेंट के लिए आप निकाले तो सेम आएगा, यानी कांस्टेंट होगा स्लोप। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आफ्टर करेक्शन by the Moseley, तो क्या हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी आएगी जेड माइनस बी हो जाएगी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और वेयर बी इज मोजले वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये क्या है बच्चों, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। उन्होंने बताया और इसी को उन्होंने क्या कहा, मोजले लॉ कहा। दिस इज मोजले लॉ, यही क्या था, मोजले लॉ था। मोजले लॉ ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी कंपैरिजन किया था, ठीक है ना। तो अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूं ना। according to this law, the square root of frequency of a spectral line in X-ray spectrum is proportional to
atomic number of incident number of the element emitting it, that is न्यू जाके प्रपोजल माइनस बी ना। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा जेड माइनस बी, ये दोनों कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, एक चीज मैंने और बताया था, तो इन 1913 में ये बात मोजले ने कही थी। किसमें कहा था बच्चों? 1930 में ये बात उन्होंने कहा था, ठीक है ना। यहां लिख सकते हैं इट इज प्रपोज्ड, this law is proposed by Moseley in 1913। इन 1930 में मोजले ने बताया था। इससे पहले the periodic table, the old periodic table given by the Mendeleev in कितना लिखवाया था बच्चों? बताइए। तो 1869 था क्या? 1869 and the position of each element fixed according to increasing order of atomic mass के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट को फिक्स किया था, ठीक है ना। and the Moseley study the Mendeleev periodic table and modified it and give after modified in 1913 the element the position of each element is fixed according to increasing of atomic number। किस आधार पर रखे थे? बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के, ये बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के, ठीक है ना। and the name of
the name of new periodic table is a modern periodic table। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था। ठीक, यहाँ इन्होंने बात बताई थी उसके बाद। और यहाँ देखिए द ग्राफ यानी कर्व प्लॉट बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर is a straight line but the graph यानी कर्व plot between angular frequency and atomic mass is not a straight line। इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा, ये जो स्लोप था वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो स्लोप जो रहेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो अब देखिए मोजले की डेफिनेशन लिखवाया मैंने और ग्राफ प्लॉट करवाया, ठीक है ना, यहाँ तक बात हुई। आगे चलूं? हो गया? यस सर। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कंपेयर किया। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1 by lambda z स्क्वायर r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, ये तो जानते हैं ना। n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और n2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर फर्स्ट लाइन के लिए तो 1 by लैम्डा हो जाएगा z स्क्वायर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए था तो लैम्डा की z की वैल्यू 1 रखते थे, यहाँ नहीं रखूंगा। 1 by 1 माइनस 1 by कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 by लैम्डा z स्क्वायर r 3 by 4 हो जाएगा। 1 by लैम्डा z स्क्वायर 3r by 4, c का मल्टीप्लाई कर दिया, c by लैम्डा z स्क्वायर 3rc by 4। ठीक, ये क्या बन गया, न्यू बन गया। ये 3rc by 4 z स्क्वायर अब देखिए स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ये लिया 3rc by 4 और z हो जाएगा। दिस इज क्या, a सब कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, r रेडबर्ग कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ फ्लाइट, 4 कांस्टेंट। तो रूट में जो न्यू आएगा कितना आएगा, a z आएगा। तो इसे मैं क्या करूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट में न्यू जाके प्रोपोर्शनल z, तो ये क्या आ जाएगा, न्यू विल बी इक्वल टू az, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। और मैंने ये एक बात बताया था आपसे, ये कोई क्या है, हमारा कोई न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये के सेल है, ये यल सेल है और ये क्या है, हमारा यम शेल है, ठीक है ना। जब यहाँ से अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाएगा। याद करो, होता था ना ऐसे, ये बाहर निकल जाता था और इधर चला आता था।
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जब निकल जाएगा तो हाँ एक वैकेंसी हो जाएगी। जब वैकेंसी हो जाएगी तो यल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस वैकेंसी को फिल करेगा। तो यहाँ एक क्या कर जाएगी, एक फोटोन इमिट होगी। तो उस फोटोन को एक्स-रे कैरेक्टरिस्टिक कहते थे, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे, ठीक है ना, ये होता था। तो अब बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस का चार्ज जेड ही, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, जेड है। तो इसका इतना ही चार्ज के कारण फोर्स फील करेगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए कितना जेड ई फील करेगा। लेकिन जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना फोर्स फील करेगा, इतना पूरा फील करेगा ना, इतना पूरा फील करेगा। क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड स्क्रीन कर जाएंगे। स्क्रीन मतलब इनके पास भी वो अट्रैक्शन है जो इनको क्या करेंगे, इनके अट्रैक्शन को क्या करेंगे, कम करने देंगे न्यूक्लियस से, इनके अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देंगे। और ये स्क्रीन जैसा ये रहेगा। और इसी क्या कहते हैं कि इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो कांस्टेंट आएगा उसी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ स्क्रीनिंग कांस्टेंट शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देख लो, तो मैं लिखवा देता हूँ। तो बताइए, तो ये कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये तो जा चुका है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन ये पूरे को फिल करेगा। तो यहाँ जेड ई था, और ये इलेक्ट्रॉन एक निकल चुका है, जेड ई माइनस ई है कि नहीं। अगर मैं यहाँ क्या करूंगा, निकाल दूं तो ऐसे आएगा। तो जेड की जगह, यानी मैं जेड की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस जेड 1 रिप्लेस कर सकता हूँ। तो रूट में दिस विल बी इक्वल टू ए जेड माइनस 1। अगर मैं इन जनरल फॉर्म कहूँ ऐसे कि ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वैकेंसी को फिल करेगा, तो भाई ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मैं इन जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ ए जेड माइनस बी हो जाएगा। वेयर बी क्या है, बी आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अब बताइए, यहाँ देखिए पहले जो मैंने लिखा था वहां देखो, ये वाला देखो, ठीक है ना, और यहाँ देखो। तो ये यही प्रूव करना था हमको, यही मोजलेला था। और ये जो कांस्टेंट आया, ये जो कांस्टेंट आया ए की वैल्यू √3 RC बाय कितना 4 था। ये ओनली फॉर, ये किसके लिए था, ओनली फॉर के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन। के बीटा के लिए बदल जाएगा, ये ओनली फॉर के अल्फा लाइन है। ये जो ये है ये ओनली फॉर क्या है, ओनली फॉर के अल्फा लाइन, यानी पहली लाइन के लिए। अपने सोचो यार, अब दूसरी लाइन आएगी तो यहां से आएगी ना, तो ये 1 तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे n2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो ये केवल और केवल पहले लाइन के लिए है, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक भी नोट हुआ होगा। अब देखिए थोड़ा मैं स्क्रीनिंग, हाँ हाँ, एक बार जेडी माइनस ई वाला फिर समझा दीजिए। जेड माइनस, ई वाला, अच्छा ये वाला, अपने से सोचो, ये अभी जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज जेड है ना। ये कितना फोर्स, इस चार्ज के कारण जो फोर्स, इस चार्ज के कारण इतना ही फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन इतना ही चार्ज को तो देख पाएगा, इस चार्ज के कारण फोर्स फील करेगा। लेकिन इसके ऊपर वाला जो होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये जो फोर्स तो अब केवल इसी को फील नहीं करेगा, ये पूरे सहित, ये पूरे सेल सहित, ये जो के वाला था ये पूरे को, ठीक है ना। पहले से जेड ई तो था ही, अब ये पूरा लेंगे तो जेड ही ना हो जाएगा हमारा, जेड ई है। और इसमें यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो नॉक आउट हो चुका है, बाहर निकल चुका। तो इसमें जेड में से एक निकला ना, तो जेड माइनस 1 हो जाएगा, ई बाहर कर लो। यानी अब जेड की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, जेड माइनस 1 रखूंगा। और इसी तरीके से और ऑर्बिट्स होंगे, उसके लिए कितना हो जाएगा, जेड माइनस बी हो जाएगा। अब बात समझ में आई, ठीक।
चलिए आगे चलता हूँ। ठीक, आगे चलो बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हो गया ना? तो देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, the nucleus screened by the presence of remaining electrons around it. This effect is known as screening effect. स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ गए ना? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट भाई, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये अब बताइए, अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको इससे फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा, तो इससे कम कर पाएगा ना? क्यों कर पाएगा? बीच में ये भी तो होगा, इस पर भी सेम चार्ज, इस पर भी सेम चार्ज, और क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा कि नहीं? इस रिपल्सन की वजह से इसके एक्सपीरियंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये क्या करेगा, एक जाल जैसा बना लेंगे, एक कवच जैसा बना लेंगे, जो कि इन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इसके साथ फोर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो कम करेगा। वही ये जो जहाँ जाल बना लेगा, स्क्रीन बना लेगा, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ पाई मेरी बात? यहाँ इसके एक्सपीरियंस को कम कर देगा। चलिए, तो कुछ हम इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं, ठीक है ना? इम्पोर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ। Importance of Moseley law. Importance of Moseley law. तो चलिए, Moseley law, इतनी बात तो मैं बता दिया, वो पहले ही लिख दिया मैं। 1869 में मेंडेलीफ ने क्या किया था? मेंडेलीफ ने क्या किया था? सबको फिक्स किया था अकॉर्डिंग टू क्या, सभी एलिमेंट को फिक्स किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। मैं लिखा दिया, ये आप मत लिखो दोबारा। 1913 में मोज़ले ने क्या बताया? मोज़ले ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर सभी क्या कहते हैं कि एलिमेंट की पोजीशन को क्या किया गया, फिक्स किया गया, ठीक है ना? तो नेक्स्ट नंबर, देखिए तो अब देखिए, जब इन्होंने ये बताया क्या कहते हैं कि इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू क्या, एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने जब फिक्स किया, तो अगर आप क्या करते, टेबल अपना देखते आप लोग,
तो देखिए ग्रुप 8 में देखो, जो 8, 9, 10 था उसमें कोबाल्ट था और निकिल था, ठीक है ना, क्या था, कोबाल्ट और निकिल था, ठीक। तो अब देखिए द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना था, 27, CO 58.9 is less than that of निकिल, यानी कितना था, 28 and I 58.7, even through its atomic weight is greater, तो देखिए अगर इनकी बात करते, इनके अकॉर्डिंग चलते तो हम क्या करते, ये तो पहले होना चाहिए था। कौन पहले होना चाहिए था, बोलिए, ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है इससे कम है, 58.7, 58.9, ठीक है ना। लेकिन मोजले ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या था, कम था, इसका 28 है, इसका ज्यादा नहीं, इसका कम है, तो ये पहले रखे। अगर उनका चलता तो ये पहले रखते, ये इनका चलता तो ये पहले रखते। ऐसे ही सिमिलरली मैं आर्गन की बात करूं, ऐसे ही सिमिलरली आर्गन का बताओ, 18A40, एटॉमिक नंबर इसका 18 है और मास कितना है, 40 है। शुड बी प्लेस्ड, before पोटेशियम। चाहतो तो इससे इसको पहले क्या किया, प्लेस्ड किया गया, लेकिन मेंडलीव क्या करते, इसको पहले करते, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना है, कम है, और इसका ज्यादा है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका ज्यादा है, तो मेंडलीव ने इसको क्या कहते हैं कि इसको उन्होंने पहले फिक्स किया, इसको बाद में बिफोर, इससे पहले। ये सब करेक्शन थे, ठीक है ना। एंड से टाइटेनियम के थे, ठीक है, बहुत ढेर सारे एग्जांपल थे, ठीक। अगला नंबर मैं लिखूंगा, मोजले लॉ led to discover of some new elements, कुछ नए एलिमेंट्स को उन्होंने खोज किया। मोजले लॉ led to discover of some new elements, वो क्या था, एटॉमिक नंबर जिसका 43 था, उसका क्या नाम था, टेबल देख के बताओ, 43 का सब पास में लगाया करिए, टेबल नहीं है तो इसको वो Z बराबर 43 जो था उस, तो देखिए बच्चों मोजले ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को भी उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। वो एलिमेंट कौन कौन थे, देखिए Z विल बी इक्वल टू 43 जिसका एटॉमिक नंबर था, तो इसको टेक्निशियम कहते हैं।
टेक्नीटियम, और Z will be equals to 61 जिसका एटॉमिक नंबर था प्रोमेथियम, और Z will be equals to 72 जिसका नाम था हाफनियम। Moseley had left gap at these place। तो इन प्लेस के लिए वो इन एटॉमिक नंबर के लिए, इन एलिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, गैप छोड़ दिया। तो इतनी प्रॉपर्टी थी इनकी, इतनी कहानी थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनकी पूरी स्टोरी सुनाई और ओरली मैंने बताया, और इसमें मैं नोट्स भी पता कैसे लिखा जाता, और साथ ही साथ मैंने इसको काफी अच्छी तरीके से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज यही तक रखता हूँ। तो कल नया पेपर चलेगा ऑप्टिक्स। ओके, बाय।